जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसकी जो मुहिम हुई थी बहुत पहले हो गई थी। लोग आज के इस दिन में पूरे भारतवर्ष में ये जनगण का हर्षोल्लास 26 जनवरी का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कितने सही तरीके से, कितनी टाइमिंग्स इनकी फिक्स होती है किंतु लेकिन इनके पीछे बहुत सारी जो कहानियां हैं जो हम इससे अछूते रहे हैं। क्यों 52 सेकंड में ही गाया गया? क्या जनगण मन ओरिजिनल वर्जन है? क्या जनगण मन जो है ये आया कहाँ है, आया किस लिए और किस वजह से आया है? इसके पीछे की क्या मतलब है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों ये आया है? इसके पीछे जो कहानी है बहुत बड़ी कहानी है। इनके पीछे जो संघर्ष है, सबसे बड़ी बात तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने लिखा किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के पीछे का संघर्ष। उसके बाद कई सारे हमारे देशभक्त में सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, जिन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए और बहुत सारे ऐसे भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी और बहुत सारे संघर्ष चलते चलते ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई थी। अब देखा जाए तो जनगण मन जो लिखा गया था एक्चुअली यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था और इसका जो ओरिजिनल वर्जन है ये है बांग्ला भाषा में। इसकी शुरुआत हुई थी भारत भाग्य विधाता। उन्होंने जो लिखा था भारत भाग्य विधाता, भारत किस तरह से विधाता के रूप में और कैसे कैसे लिखी गई थी, यह जो करीबन जो लिखी गई थी ये 3 मिनट 5 सेकंड ऐसे कुछ लिखा गया था। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये 3 मिनट का जो जनगण मन जो था ये एक्चुअली ये नहीं है, ये 3 मिनट का पूरी एक कविता लिखी गई थी और इस कविता में से फिर कटिंग हुआ, उसके बाद 55 सेकंड के लिए आया एंड लास्टली यह 52 सेकंड के लिए आया जो जनगण मन। ऐसे कई सारे दोहे लिखे जाते हैं, कविता लिखे जाते हैं, उसमें कई छंद होते हैं और उस छंद में से जो पहला छंद था वो जनगण मन है। ऐसे 5 छंद लिखा गया था जो भारत भाग्य विधाता था और उसमें से जो पहला छंद है जनगण मन लिया गया था और इसकी खूबसूरती के पीछे कई राज छिपे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसकी शुरुआत हुई थी शांति निकेतन। शांति निकेतन वही घर जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है, वहीं से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश काउंसिल वहीं पर अड्डा जमाए रहते थे और सारी चीज़ों को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। शांति निकेतन एक शिक्षा का केंद्र रहा है और उस समय अंग्रेजों को हुकूमत थी और अंग्रेज हमेशा परेशान रहते थे कि कैसे न कैसे इन भारतीयों को दबा के रखना है, कैसे इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना है। तो देखिए बड़ी मज़े की बात है, अंग्रेजी हुकूमत कभी नहीं चाहते थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था, जनवरी 1912 की बात है, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि शांति निकेतन में कोई भी शिक्षा नहीं लिया जाएगा। जितने भी सारे लोग आते हैं शांति निकेतन में शिक्षा पाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छोड़ देते हैं। यानी शांति निकेतन में जो शिक्षा चल रही है वो गलत चल रही है, वो देशभक्ति के लिए चल रही है और हमारे खिलाफ चल रही है। लेकिन रविंद्रनाथ ने इसकी शुरुआत 1 महीना पहले ही कर दी थी। जब यह रूल लागू हुआ था और सब सारी चीज़ें हुई थी कि अब यह शिक्षा नहीं होगा, 1 महीना बस पहले ही होगी थी। यानी यह बात है 11 दिसंबर 1911 को उन्होंने यह कविता लिख डाली थी, भारत भाग्य विधाता। और मात्र वो 9 दिन में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कोलकाता में और वहाँ पर गाया गया था। जब वो लास्ट का जो लाइन है ना, जय हे, तो तालियों से गूंजने लगी और वह इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुआ, लोग सुन के मदहोश होने लगे, देशभक्ति जगने लगी। जो लाइन है जैसे पहला छंद में अक्सर देखा गया है, हम इसमें बात होती है जनगण मन अधिनायक जय, इसमें पूरी ज्योग्राफी की बात की गई है, पूरे भारत की ज्योग्राफी कैसे कैसे है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पूरी भारत को दिखाया गया है कि भारत हमारा ऐसा है, हम पूरे भारतवर्ष में इस तरह से रहते हैं और उसमें स्नेह प्यार सब चीज़ दिखाया गया। कहीं कोई मजहब ये सब की बात ही नहीं थी, धर्म रीति की बात नहीं थी, अधर्म की बात नहीं थी, एकता की बात थी, यूनिटी की बात थी, स्ट्रेंथ की बात थी। तो ये कविता ऐसे विस्फोटक की तरह लेने लगा, लोग ने इससे और आज़ादी के नारे लगाने लगे और
सबसे बड़ी बात है, इनकी जो दूसरी पंक्ति है वो खास करके रिलीजन पे बेस्ड है। सारे धर्मों को जोड़ने की बात की गई थी, और सारे धर्म में सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्योंकि भारत में हर धर्म के लोग थे, तो उनके लिए भी जो दूसरे छंद में लिखा गया था तो वो भी एक अलग था, यूनिटी। और ऐसे ऐसे कई छंद करके हर चीज़ों को, पूरे भारतवर्ष को हर तरह से जोड़ने की कोशिश की थी। और यह कविता वाकई में काबिल तारीफ थी। और यह उसके बाद बहुत अच्छा चला, विद्रोह होने लगा, सारी इसे सुन करके हर लोग इसे ट्यून्स बनाने लगे और लोग गाने लगे, गुनगुनाने लगे। जहाँ जहाँ देशभक्ति की बात होती थी और ये जन गण मन और जय है कि नारा लगने लगा, और वहाँ से विद्रोह की शुरुआत हो गई। वहाँ से देश में तो ऐसे ही आज़ादी के लिए कई सारे संघर्ष चल रहे थे, और कई लोग आज़ादी के लिए तो कई जाने दे रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, सब सारी चीज़ें चल रही थी। और उसमें टैगोर जी का ये कविता ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा था। अब लग रहा था कि कुछ और चिंगारी की तरह। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई थी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये संघर्ष था, कई सारी चीज़ें चलती रही। और फिर यह कविता फिर गाया गया कई सालों बाद, यानी 28 दिसंबर 1919 की बात है, जब थियोलॉजिकल कॉलेज में जब गए थे जो टैगोर जी, तब वहाँ पर गाएं। और फिर वही हुआ, भारत भाग्य विधाता और जय है के साथ ये गूंज पड़ी, तो पूरी यूनिवर्सिटीज़ में वो गूंज सुनाई देने लगी। और उस समय मर्जेंट कजन्स नाम की थी लेखिका, वो जो वहाँ की प्रिंसिपल्स थी, वो उसको अपनी बायोग्राफी या बुक में ये सब सारी चीज़ों को बताई है कि किस तरह से चेंज हुआ है। और आज भी उस यूनिवर्सिटीज़ में जन गण मन आज भी तब से लेकर के गाया जाता है। ये चेंज सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन और कोई नहीं, रविंद्रनाथ का भी देन है। तो जब हम 26 जनवरी जो मनाते हैं और जो जन गण मन गाते हैं, तो हमें अपने सारे बलिदान देने वाले लोग हैं उनको भी याद करना चाहिए, उनको स्नेह को याद करना चाहिए। और सारे जो ज्योग्राफी है जो हमारे देश में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सबको एक रूपता करने की बात की गई है। हमें वैसे सोचना चाहिए, नहीं कि बस 52 सेकेंड का एक कार्यक्रम किए, जन गण मन झंडा तोलन किए और मिठाइयाँ खाएं और भूल गए। ऐसी देशभक्ति किस लिए, ऐसे झंडा तोलन किस लिए, ऐसा 26 जनवरी किस लिए? यह उद्देश्य के लिए 26 जनवरी का ये जन गण मन का कोई उद्देश्य नहीं था, ये सब तमाम संघर्ष था। और सबसे बड़ी बात है, जब 1919 ईस्वी की जो बात है, 28 फरवरी को जब ये गाया गया था, तब फिर से एक नया विद्रोह ले लिया था, क्योंकि विद्रोह की तो बात चल रही थी। अंग्रेजों ने इस तरह से दबा रखा था, लोग कई तरह से आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, शिरकत हो रहे थे। उस समय एक से एक लोग आए, कई लोग आए देश के लिए, कई सारे काम किए। और उस काम में क्या हुआ, उसके बाद विद्रोह की पनपने लगी और वही विद्रोह की बू आने लगी। तो उसके बाद मात्र 2-3 महीने में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इस गाने के एंथम के कुछ 2-3 महीने के बाद से, और तब के बाद लोगों ने और विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब उस समय कहते ना कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण आज़ाद लीडर में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इस मुहिम को और नई तरीके से शुरू किया। अब देखिए, इंडिया में पहले था गांधी जी के पथ, नेहरू जी गांधी जी के पथ के साथ अलग तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें चले, और दूसरे सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इस नारे के साथ बुलंदियों के साथ बढ़ने लगे। और यह नारा कहीं ना कहीं बहुत महज हेल्प करने लगा, जय है, और सारे देशों को जोड़ने में और अपने पूरे भारतवर्ष को भी जोड़ने में बहुत अहम भूमिका लेने लगा। और उस समय सबसे बड़ी बात है कि जो सुभाष चंद्र जी का और टैगोर जी का बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स थी। और उनके पास बैठते थे तो वो पूछते थे कि इसमें ये जो कविता है इसमें और क्या संशोधन किया जाएगा, कुछ अच्छा नया किया जाएगा जिससे भारत एकजुट हो सके। क्योंकि पूरी जब कविता भारत तो भाग्य विधाता का पूरी जब कविता पढ़ा जाता था तो मदहोश और मद विभोर हो ही जाते थे, लोग सुनते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे चीज़ों को एकत्रित किया गया था, तो वो पूछते थे, एक ने लेटर लिखा था। अब देखिए क्या होता है, अब बोस जी ने लेटर लिखा कि इसमें क्या छंद में चेंज किया जाए, क्या चीज़ रखा जाए जो इंडिया को एकदम जोड़ के रखे। तब
रविंद्रनाथ जी ने जवाब दिया कि पहला वो जो छंद है वही इस्तेमाल किया जाए, पहला जो वर्ज है, स्टेंजा है, वही इस्तेमाल किया जाए, और वही जन गण मन को सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अप्लाई करने की कोशिश की। और उस समय देखिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी, हमारे देश में क्या क्या बदलाव हो रहे थे। और उस समय जब उनके फौज धीरे धीरे बढ़ रही थी, सुभाष चंद्र बोस जी का जो हुकूमत था धीरे धीरे अपने इंडिया के बाद धीरे धीरे जब वो सिंगापुर में गए तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ाएं और जर्मन्स लोगों को जोड़ने लगे, विदेशों को भी लोग जोड़ने लगे, और जोड़ करके पूरे भारत में आक्रमण के फेर में थे और पूरे ब्रिटिश को निकालने के लिए थे। लेकिन ये कविता उन्होंने कहीं ना कहीं घर कर रखा था, लगा था कि जोड़ने का काम कर रहे थे। तब उन्होंने ट्रांसलेशंस की बात की कि ये सारे, क्योंकि इंडिया में केवल एक ही भाषा ही नहीं बोली जाती थी, नॉर्थ में अलग थे, साउथ में अलग थे, उधर अलग थे, मतलब हर जगह भारत भाग्य विधाता, इसीलिए तो कहा गया है। अब ये लगा कि ये बांग्ला में लिखा गया है, तब इसे कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन की बात आई, तब वो चीज़ें आई। और उस समय ट्रांसलेशन से पहले ट्यून्स की बात आई, तब आज़ाद हिंद फौज के जो कैप्टन थे उनका नाम था राम सिंह। अब राम सिंह को बोला गया कि आप इसको ट्यूनिंग्स को गाइए, तब उसे ट्यून्स मिलाया गया, जन गण मन, वो ट्यून्स बजने लगे ना तो और जोश आ गया, और पूरे कहते ना तमाम भारतवासियों में पूरी तरह से एक नई ऊर्जा आ जाती थी। जब ये सॉन्ग सुनते थे पूरी ऊर्जा के साथ पूरे युद्ध में और उतरते थे और लगते थे, और सुभाष चंद्र जी के साथ यह लोग एक मुहिम में बढ़ते चले गए। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर रह नहीं पाए ज़्यादा दिन, वो ज़्यादा जी नहीं पाए, मात्र 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 7 अगस्त 1941 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और यह मूवमेंट चल ही रहा था तो चीज़ें बढ़ाने लगे, बहुत सारे लोग शोक भी मनाए, क्योंकि ऐसे कविता देने वाले, ऐसे जो भारत भाग्य विधाता जो देने वाले, ये चिंगारी उत्पन्न करने में बहुत ही अहम भूमिका था रविंद्रनाथ टैगोर का। उनके जाने का दुख भी था और वह संकल्प भी था कहीं न कहीं भारत में अंग्रेज़ों को मुक्त करना है, अंग्रेज़ों को हटाना है, भारत से अंग्रेज को विदा करना है। ये तमाम मुहिम चल रही थी, एक तरफ हिंसा एक तरफ अहिंसा, ये सारी नीति कहते हैं साम दाम दंड भेद, पूरी तरह से नीति तैयार हो चुकी थी और पूरी तरह से अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने की पूरी चिंगारियाँ चल चुकी थी। अब देखिए क्या होता है, अब इस कविता का क्या रोल होता है। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने, तब इन्हें ट्रांसलेशन के लिए कहा गया। तब कैप्टन हामिद हुआ करते थे उस समय, कैप्टन हामिद हसन ने बांग्ला जो में लिखा गया था भारत भाग्य विधाता, उसको ट्रांसलेट किया गया, वो पहले छंद को ट्रांसलेट किया गया और वह उसके बाद से जन गण मन आया, हिंदी में आया। अब देखिए क्या इंडिया की क्या खूबी है, ट्रांसलेट करने वाला कौन है, हामिद हसन, एक मुस्लिम ने ट्रांसलेट किया और जन गण मन का उद्देश्य लिखा। आज हम लोग इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बताइए, पूरे देश एक होने की बात किया करता था, आज हम लोग टुकड़े हो रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान बना रहे हैं, बांग्लादेश बना रहे हैं, ऐसे सारे चीज़ कर रहे हैं। और उस समय क्या एकता था, क्या अखंडता था, वो क्या प्रभुता था, वो सारे इस गीत में बिल्कुल दिखाई देता था। और उसने ये ट्यून्स को लिखा और ये सारी चीज़ें ट्रांसलेशंस हुई और जन गण मन स्टार्ट होने लगा और क्रांतिकारी होने लगा। और 15 से 16 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उस समय जब नेहरू थे, तब कहते थे ना उस आज़ादी के जश्न में वो मिडनाइट स्पीच दिए थे, बहुत अच्छा स्पीच दिए थे। और उस स्पीच के बाद उन्होंने कैप्टन राम सिंह को बुलाया था वही ट्यून्स गुनगुनाने के लिए, जन गण मन अधिनायक जय। उस ट्यून्स को सुनते ही और विभोर हो गए थे लोग, और वही ट्यून्स को बाद में अप्लाई किया गया और मात्र 1 साल के महज में यानी 25 अगस्त 1948 को देश का राष्ट्रगान के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। और वही 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली नेशनल एंथम के रूप में इसे स्वीकारा गया। तो इतनी सारी बलिदान, संघर्ष, ये सब सारी चीज़ें मात्र जन गण मन को लेकर के किया गया है, जिसे बखूबी हमारे देश के गुरु, साहित्यकार, नोबेल विनर महात्मा टैगोर साहब ने यह
संदेश हमें दिया, यह कविता के रूप में, यह गान के रूप में हमें अपने सौगात के रूप में देश को दिया, जो आज भी सभी दिलों में एकता को लाके रखता है, अखंडता को लाके रखता है, विभिन्नताओं में एकता को जोड़ता है, यूनिटी लाने की कोशिश करता है। ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे गुरु हैं, ऐसे ऐसे ऋषि हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी भी एक जोड़ने की काम कर रहे हैं। तो हम आज इस 26 जनवरी के दिन यह शपथ लेते हैं और जब झंडा तोलन करेंगे तो उन सारे लोगों को याद करेंगे, हम अपने गुरुओं को याद करेंगे, अपने बलिदान देने वाले सारे लोगों को याद करेंगे और उस मुहिम को कैसे कैसे क्या क्या हुआ और किस तरह से हमने आज़ादी पाई और यह सौगात हमें मिला जन गण मन, जिससे हम एक होने की कोशिश करें। तो ऐसे ही इस बार 26 जनवरी मनाइए और देश में खुशियाँ बांटिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत है।